हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था क्लास 10th के कि मैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर मनी एंड क्रेडिट के ऊपर वीडियो लेकर आऊं, तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। चलिए पढ़ते हैं। आज का चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। मनी मतलब आप सब लोग जानते हैं पैसा, और क्रेडिट मतलब होता है लोन। अभी हम इसको जब आगे डिस्कस करेंगे तो आपको बेसिकली हर एक वर्ड का मीनिंग समझ में आने वाला है। तो होता क्या है कि जब हम मनी एंड क्रेडिट पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि मनी वर्ड आया कैसे, या फिर हमें मनी की जरूरत क्यों पड़ी। बार्टर सिस्टम के बारे में जानेंगे हम सबसे पहले। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब लोग, जो हमारी सोसाइटी है, जो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव स्टेज में थी। प्रिमिटिव स्टेज मतलब लोगों का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं था, लोग बहुत ज्यादा सिंपल इकोनॉमी जिया करते थे, लोग सेल्फ सफिशिएंट थे, मतलब अपने ग्रुप्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड थे। जितनी भी उनकी जरूरतें थी वो अपने ही ग्रुप के लोगों से कंप्लीट कर लिया करते थे। धीरे धीरे क्या होता है कि सोसाइटी प्रिमिटिव स्टेज से कॉम्प्लेक्सिटी की साइड बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी प्रिमिटिव से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ रही है, उसके साथ साथ हमारा इकोनॉमिक सिस्टम भी चेंज होता है। इकोनॉमिक सिस्टम चेंज होता है क्यों? क्योंकि पहले हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थे और बाद में हम लोग चीजों का मास प्रोडक्शन करने लग जाते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारी चीजें बनाने लग जाते हैं। तो पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम फॉलो होता था। बार्टर सिस्टम में लोग क्या करते थे कि चीजों का एक्सचेंज करते थे। जैसे अभी हम पैसा कोई चीज खरीद रहे हैं और फिर उसके बदले में पैसा लेते हैं, लेकिन तब क्या होता था कि गुड्स और सर्विसेज को हम एक्सचेंज किया करते थे। जैसे मैंने लिखा है सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स, मतलब अगर मुझे ग्रेन्स चाहिए तो मैं फार्मर के पास जाऊंगी और ग्रेन खरीदूंगी, और फिर मैं बदले में उसे पैसा न देके कोई ऐसा प्रोडक्ट दूंगी जिसकी जरूरत उसे हो। तो इस सिस्टम में क्या था कि एक प्रॉब्लम आ रही थी, जिसको आप अगर हम टेक्निकल वर्ड्स में यूज करें तो उसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। मतलब ये एक प्रॉब्लम है कि डबल कोइंसिडेंस मतलब दोनों की तरफ से, कोइंसिडेंस मतलब ऐसा कोइंसिडेंस आना चाहिए, ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए जहां पे खरीदने वाले को भी उसी सामान की जरूरत हो और बेचने वाले को भी उसी सामान की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर है जो कि ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, सपोज दैट व्हीट, और अगर उसको व्हीट को सेल करना है तो उसे ऐसे इंसान के पास जाना होगा जिसे व्हीट की जरूरत है। अब बदले में उसको जूते खरीदने हैं, शूज वो बाय करना चाहता है, तो वो ऐसे इंसान को अपना व्हीट बेचना प्रेफर करेगा जिससे उसे जूते मिल जाए। लेकिन ऐसा मिलना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि लोग एक साथ दो लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। तो धीरे धीरे सोसाइटी क्या करती है? धीरे धीरे सोसाइटी एक इंटरमीडिएट स्टेप लेने की कोशिश करती है। सोसाइटी जो है अब डेवलपमेंट की तरफ है, और वो लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग बार्टर सिस्टम को छोड़ के कोई एक ऐसी चीज बना लेते हैं जिसको कि जब हम अपना सामान बेचें तो वो प्रीशियस चीज हमें बदले में मिल जाए, और फिर उस प्रीशियस चीज को हम किसी और को देके अपनी जरूरत का सामान खरीद सके। तो पहले क्या होता था? आप लोग मुगल्स या फिर पुराने राजाओं की मूवीज देखते हो तो सोने के सिक्के की बात करते हैं। सोने का सिक्का क्या होता है? ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल लोग कर रहे थे मनी के प्लेस पे। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी? उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि गोल्ड तो बहुत प्रीशियस है। प्रीशियस मतलब कि बहुत ज्यादा कीमती चीज है। हम एक जूता खरीद रहे हैं, उसके बदले में एक गोल्ड का सिक्का दे रहे हैं। हम लोगों को पता है कि जूते की कीमत 1000 रुपए, लेकिन गोल्ड का सिक्का तो 10,000 का आता है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी कि गोल्ड का सिक्का जो है महंगा है और जूता सस्ता है, लेकिन हम उसके बदले भी वही खरीद रहे हैं, और अगर हमें व्हीट खरीदना है वो और भी सस्ता है, उसके बदले भी हम एक सोने का सिक्का दे रहे हैं। तो जब लोग एजुकेट होना शुरू हुए, लोगों को प्रीशियस मेटल्स की नॉलेज होनी शुरू हुई, तो लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व किया, और फिर आता है हमारा सिस्टम मनी। तो मनी क्या चीज थी? कॉइन्स और नोट्स जो अब हम इस्तेमाल करते हैं। कॉइन्स और नोट्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप बाजार में जाएंगे कॉइन्स को बेचने तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ना वो प्रीशियस मेटल्स से बने हैं, ना वो प्रीशियस पेपर्स से बने हैं। वो सिर्फ अपनी वैल्यू इसलिए रखते हैं क्योंकि एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो उसको अथॉरिटी देती है कि इस नोट को या इस करेंसी को हम अपने देश में एज अ इंटरमीडिएट स्टेप हम लोग इसे यूज करेंगे। तो हमारे यहाँ पे कौन है जो कॉइन्स को और नोट्स को ऑथराइज कर रही है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई एक सिक्का जो होता है 1 रुपए का, उसे छोड़ के बाकी के जितने भी करेंसी हैं सब
आरबीआई बनाती है। ठीक है, अब हम लोग के पास जो है अब कैश हो जाता है बहुत सारा, हम लोग पैसा लेने लग जाते हैं हर चीज के बदले, और लोगों से सामान खरीदने के लिए भी उन्हें पैसा दे रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ, बहुत सारा कैश इकट्ठा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब कॉन्सेप्ट आएगा बैंक्स का। बैंक्स क्या करते हैं, हमारा जो हम लोग अपना जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो बैंक में जमा करते हैं ना, सब लोग अकाउंट्स खोलते हैं। तो बैंक क्या कर रही है, हमें एक फैसिलिटी दे रही है डिमांड डिपॉजिट की। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, कैन बी विथड्रॉ बाय डिमांड, मतलब हम अपना पैसा जब डिपॉजिट करेंगे, जब बैंक ही हमको श्योर करे कि जब हमें जरूरत होगी तो आप हमारा पैसा हमें वापस देंगे। तो जो बैंक है वो हमारी इन कंडीशंस को मानती है और हमको एक डिमांड डिपॉजिट का जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। बेसिकली हो क्या रहा है, जो आपको अपने चैप्टर में पढ़ना है, ये एक हिस्टोरिकल जो मतलब मैं बैकग्राउंड बोलूंगी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि मनी आया क्यों, लेकिन उसके बाद जो आपको अपने चैप्टर में पढ़ना है वो बेसिकली ये है कि होता क्या है, जब लोगों के पास पैसा आता है तो लोग उस पैसे को, जो एक्स्ट्रा मनी उनके पास है, वो लेके जाते हैं बैंक्स के पास। बैंक्स क्या करते हैं, उस पैसे को अपने पास रख लेते हैं। आपने सुना होगा ना कि जो पैसा जो है हम लोग बैंक में रखने जा रहे हैं, तो बैंक हमको एक फैसिलिटी देती है फिक्स्ड डिपॉजिट की। तो बैंक जो फैसिलिटी फिक्स्ड डिपॉजिट की दे रही है वो हमको क्यों अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि उस फिक्स्ड डिपॉजिट पैसा करने के लिए हमें रिटर्न कुछ इंटरेस्ट मनी वापस मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फिक्स टाइम के लिए अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक क्या कर रही है, जब हमने वो पैसा बैंक को डिपॉजिट किया तो बैंक ने हमें बदले में इंटरेस्ट दिया। ठीक है, अब जब बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया, अब हम तो इसके साइड अट्रैक्ट हो गए ना, अब हम अपना सारा पैसा इसके पास जमा करेंगे। अब बैंक इतने सारे पैसे का करेगी क्या, बैंक के पास ये रूल होता है कि बैंक, हमने जितना पैसा इसको डिपॉजिट किया उसका 15% ये अपने पास रखती है, और बाकी जितना भी पैसा है वो लोगों को लोन देने में इस्तेमाल किया जाता है। लोन कैसे देंगे, और कौन लोग हैं जो लोन लेंगे, लोन वो लोग लेते हैं जिनको पैसे की जरूरत है। उसका कोई भी रीजन हो सकता है। अगर हम रूरल एरियाज में जाएं तो लोन लोग क्रॉप्स के लिए लेते हैं, अपनी फसल को उगाने के लिए, या फिर दवाइयां लगाने के लिए, या फिर सीड्स खरीदने के लिए। शहरों में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशनल लोन लेते हैं, या घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, होम लोन। तो अलग अलग लोगों की नीड्स हो सकती है। लोग बैंक से लोन लेने आ रहे हैं, लोन को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। तो ये बोरोवर्स है, मतलब जो लोन लेना चाहते हैं, जो लोन बोरो करना चाहते हैं, इन लोगों को बैंक क्या बोल रही है कि हम आपको लोन तभी देंगे जब आप हमें इस लोन के बदले कुछ इंटरेस्ट पैसा रिटर्न करोगे। इंटरेस्ट मतलब कुछ ब्याज, आपको हमें कुछ % ब्याज आपको हमको देना पड़ेगा। बैंक क्या कर रही है, बैंक बहुत चालाक है। बैंक क्या कर रही है, अपना प्रॉफिट बनाना चाहती है। बैंक इनको जो इंटरेस्ट देती है वो कम होता है, और जो लोगों से इंटरेस्ट लेती है वो ज्यादा होता है। तो जब इसने लोगों से ज्यादा पैसा लिया लेकिन लोगों को रिटर्न तो कम कर रही है ना, तो यहाँ बैंक का बनता है प्रॉफिट। बैंक अपना प्रॉफिट बना रही है, और जो ये प्रॉफिट बना, इस प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाता है बैंक के लोगों को सैलरीज देने के लिए। जो बैंक का जितना भी पूरे साल खर्चा होता है, बैंक इस प्रॉफिट से इस खर्चे को पूरा करती है। ठीक है, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या था। तो क्रेडिट का प्रोसीजर जानने के बाद अब हम जानेंगे कि बैंक क्रेडिट देने के लिए या बैंक लोन देने के लिए क्या क्या कंडीशंस बैंक ने बताई हैं, जिनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले कंडीशन बैंक ने बोली है कि मैं एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती हूँ। बैंक बोलती है कि मैं एक इंटरेस्ट रेट आपके लिए डिसाइड कर रही हूँ कि अगर आप क्रॉप लोन लेने आ रहे हैं या फिर आप जो है अपने प्रोडक्शन के लिए लोन लेने आ रहे हैं तो आपको क्या इंटरेस्ट देना होगा। अगर आप अपने होम के लिए लोन लेने आ रहे हैं तो आपको क्या इंटरेस्ट देना होगा। तो अलग अलग लोन के टाइप्स के अकॉर्डिंग जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। दूसरी कंडीशन है कोलेटरल। कोलेटरल क्या होता है, एक ऐसी चीज, एक ऐसा एसेट जिसको आप लोन लेने के टाइम पे गिरवी रखते हो। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक आपके पास चेक करेगी कि क्या आपके पास ऐसा मनी का सोर्स है, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है कि अगर आप बैंक को लोन नहीं दे पाए, वापस रिटर्न नहीं कर पाए, तो बैंक आपकी उस चीज को लेके आपका जो लोन है उसके बराबर वैल्यू हो सके उसकी।
तीसरी चीज है डॉक्यूमेंटेशन। बैंक चेक करती है कि आप जो है कंट्री के पर्सन है भी या नहीं, आपके पास सिटीजनशिप है या नहीं, या ऐसे ही आप जो है लोन लेने के लिए आ गए हैं। दूसरी चीज बैंक देख रही है कि आपने पहले जो इनकम टैक्स फाइल है वो रिटर्न की है या नहीं की है, आपका इनकम क्या है, आप कितना कमा लेते हैं, जितना आप लोन ले रहे हैं आप उसको जो रिटर्न करने के लायक कमाते भी हैं या नहीं, इन सारी चीजों को पहले बैंक चेक कर रही है, उसके बाद आपको क्रेडिट दे रही है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के दो तरीके के सेक्टर हैं बेसिकली, एक फॉर्मल सेक्टर, दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में आते हैं बैंक्स और कॉपरेटिव्स। इनको फॉर्मल सेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक अथॉरिटी के द्वारा सुपरवाइज किए जाते हैं, मतलब इनका जितना भी फंक्शनिंग होगा वो सब एक अथॉरिटी है आरबीआई जो इनको देख रही है। दूसरी चीज इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं वो लोन बहुत कम इंटरेस्ट पे देते हैं। कम इंटरेस्ट पे इसलिए देते हैं कि लोग जो है लोन को आसानी से चुका पाए, रिटर्न कर पाए। अब क्या सुपरविजन हो रहा है फॉर्मल सेक्टर का? सुपरविजन दो तरह से हो रहा है। एक तो इनको बोला जाता है कि आप अपनी एक रिपोर्ट बनाइए कि आपने कितने लोगों को लोन दिया, किस किस टाइप का लोन दिया और कितने कितने इंटरेस्ट रेट पे दिया। जब ये चीज डिसाइड हो जाती है, जब ये आपका एक तरीके से एक शीट पे बन जाता है, तो ये रिपोर्ट बनाकर बैंक को आरबीआई को सबमिट करनी होती है। फिर आरबीआई चेक करती है कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए ये काम किया था, कहीं आप स्मॉल जो फार्मर्स हैं उनसे ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे हैं लोन का। इन सारी चीजों को फॉर्मल सेक्टर में चेक किया जाता है। इसके जस्ट अपोजिट है इनफॉर्मल सेक्टर्स। इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या हो रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स में मनी लेंडर्स हैं, इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। आप चाहे तो इन पॉइंट्स को आप डिफरेंसेस में भी लिख सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि आप डिफरेंस करिए फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, तो आप ये पॉइंट्स डाल दीजिएगा, ये सफिशिएंट है। उसके बाद ये देखिए कि इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे पहले मनी लेंडर्स हैं। दूसरी चीज की इनका कोई सुपरविजन नहीं कर रहा है। क्योंकि इनका कोई सुपरविजन नहीं कर रहा है इसीलिए ये जनरली इंटरेस्ट रेट हाई करते हैं, प्रॉफिट सीकिंग होते हैं, और इनकी इन कंडीशंस की वजह से कई बार लोग डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन में आ जाते हैं। डेब्ट ट्रैप क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहां से बाहर निकलना बोरोवर्स के लिए बहुत पेनफुल होता है। वो सिचुएशन डेवलप होती है जब मनी लेंडर्स ने काफी हाई इंटरेस्ट रेट पे जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनको लोन दे दिया, क्योंकि उनके पास मे भी रीजंस हो सकते हैं। वो लोग फॉर्मल सेक्टर के पास इसीलिए भी नहीं आए होंगे क्योंकि उनके पास कोई कोलेटरल नहीं था, या अच्छा डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, या फिर उनको इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि हम लोग यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं बिकॉज ऑफ इलिटरेसी। तो ये लोग उनके पास गए, इन लोगों के पास गए, इनसे लोन लिया हाई इंटरेस्ट रेट में। और फॉर एग्जाम्पल कि आपकी बुक में भी दिया है एक स्टोरी, हम लोग किसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक फैमिली है जो लोन लेके आई और उसने जो है उसका प्रोडक्शन इस बार खराब हो जाता है। तो क्या होगा कि वो उस लोन को रिटर्न नहीं कर पाएगी, फिर वो फिर से अगली साल की प्रोडक्शन के लिए फिर से लोन ले लेगी। अब इस साल उसका प्रोडक्शन तो अच्छा हुआ लेकिन इतना अच्छा नहीं हुआ कि वो इस साल का भी लोन दे पाए और पिछले साल का भी लोन दे पाए। तो हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से धीरे धीरे ये लोग एक ट्रैप, मतलब एक जाल में घुसते चले जाते हैं कि वो अब ना तो पिछला वाला मनी रिटर्न कर पा रहे हैं ना अभी वाला मनी रिटर्न कर पा रहे हैं। ये बेसिकली कहाँ पे कॉन्सेप्ट है? इनफॉर्मल सेक्टर में जनरली डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन ज्यादा देखी जाती है। इनफॉर्मल लोन्स को ज्यादातर रूरल सेक्टर के लोग ज्यादा लेते हैं। अब अगर हम देखें लोन का जो लेने का प्रोसेस है, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करें रूरल और अर्बन एरियाज में, तो रूरल एरियाज में क्या होता है, ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जाता है क्योंकि लोगों के पास इतनी एजुकेशन नहीं है, या मैंने अभी आपको बताया था मे बी उनके पास कोलेटर ना हो, या फिर डॉक्यूमेंटेशन ना हो, या फिर उनको प्रोसीजर्स नहीं पता हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम इनका परसेंटेज देखें तो ज्यादा परसेंटेज है कि वो लोग इनफॉर्मल लोन्स लेते हैं। और शहरों में जब हम आते हैं, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को अवेयरनेस ज्यादा है, तो वो लोग ज्यादातर लोन बैंक और कोऑपरेटिव्स से लेते हैं। अब हम लोग कोऑपरेटिव्स की वर्किंग जानेंगे। कोऑपरेटिव्स ने क्या किया, लोगों को लोन दिया कुछ इंटरेस्ट रेट पे और लोगों ने वो रिटर्न किया, प्लस इंटरेस्ट जो इन्होंने लगाया था वो वापस किया। अब ये लोग क्या करेंगे, इस मनी को
कोलेटरल की तरह यूज करेंगे और बैंक्स से लोन लेंगे। क्या करेंगे? बैंक्स से लोन लेंगे। ये एक फॉर्मल सिस्टम है, इसको आरबीआई जो है वो सुपरवाइज करती है। कुछ भी इसमें इनफॉर्मल नहीं है। ये लोग एक तरीके से अपना खुद का ग्रुप बनाते हैं और लोगों को लोन देते हैं, उनसे रिटर्न लेते हैं प्लस इंटरेस्ट, और फिर उस रिटर्न और इंटरेस्ट को ये लोग कोलेटरल की तरह इस्तेमाल करते हैं फर्दर बैंक से लोन लेने के लिए। ऐसे ही होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये क्या होता है? गांव में कुछ लोगों ने अपना एक कुछ मेंबर्स मिले, मान लीजिए एक गली के थे या एक सोसाइटी के थे, कुछ मेंबर्स मिले और उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। वो लोग क्या करेंगे कि एक रेगुलर टाइम पीरियड पे अपनी अपनी एफिशिएंसीज के हिसाब से उसमें कुछ पैसा जमा करेंगे और वो पैसा तब इस्तेमाल किया जाएगा जब ग्रुप के किसी मेंबर को पैसे की जरूरत हो, तो वो उनसे लोन ले लेगा। अब लोन लेगा वो आदमी, एक सफिशिएंट इंटरेस्ट रेट देगा। वो इंटरेस्ट रेट डिफाइन करते हैं ग्रुप के सारे मेंबर मिल। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है क्या करते हैं, इस तरीके से लोगों की जो नीड्स हैं, लोन की नीड्स, उनको पूरा करते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये उन लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं जिनके पास कोलेटरल नहीं होता। क्योंकि बैंक को तो अगर आपको फॉर्मल लोन चाहिए कम इंटरेस्ट पे, तो बैंक ने तो कंडीशंस में बताया है कि हम किसी चीज को कोलेटरल की तरह यूज करेंगे। पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम लोग लोन ले सकते हैं। दूसरी चीज, इनका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क करते हैं। गांव में जो लोग इन ग्रुप्स के पार्ट होते हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए। अच्छा, ये इन इंटरेस्ट जो इन लोगों ने अपने मेंबर्स को लोन दिया है उसको रिटर्न लेने की भी जिम्मेदारी ये ग्रुप पूरी खुद लेता है, क्योंकि वो लोग नोन है उनके लिए। अब इन लोगों को लोन कौन देता है? इनके पास पैसा कहाँ से आता है? ये लोग अपना लोन लेते हैं बैंक्स से। बैंक्स इनको लोन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पास बहुत सारे लोगों की मेंबरशिप है। एक तरीके से इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है और ये उसको रिटर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। तो बैंक वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, जिससे कि वो लोन लेके अपना कोई छोटा बिजनेस शुरू कर सके, इन लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। मैंने काफी समराइज करने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं। आपके जो भी डिमांड्स है फर्दर, आप मेरे से जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे रिकमेंड कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और थैंक यू। हैव अ नाइस डे।